Hello everyone, welcome back to another video and welcome back to the channel English with the Topper. So here we are with one more important and essential topic, that is research design in research conduction or in research methodology. तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या हैं, what are the key components and what are the limitations of every type of the research design. So before formally discussing the video, if you're new on the channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon to get updates on new videos. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, सबसे पहले आप रिसर्च डिज़ाइन को समझेंगे तभी आपको इसके टाइप्स, लिमिटेशंस, कंपोनेंट्स वगैरह को समझने में आसानी होगी. सो व्हाट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन? Research design refers to the overall plan or strategy that outlines how a research study will be conducted to answer specific research questions or achieve research objectives. तो रिसर्च डिज़ाइन से क्या मुराद है? रिसर्च का मतलब है जो हम रिसर्च करते हैं, डिज़ाइन का मतलब है डिज़ाइन. ठीक है, रिसर्च का मतलब रिसर्च, डिज़ाइन का मतलब डिज़ाइन. इन दोनों को मिलाओ तो बनता है रिसर्च डिज़ाइन. देखिए, जब भी आप सपोज़ आपने बनाने हैं कपड़े, ठीक है, आपने कपड़ा ख़रीदा, वो जाके आप दर्जी या दर्जन को देते हैं, कहते हैं, वो पूछती है ना कि किस डिज़ाइन में बनाने हैं. तो डिज़ाइन का मतलब है कि आपके जो कपड़े होंगे ना, उनका ओवरऑल आउटलाइन किस तरह का होगा, स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस किस तरह से उसने उस फैशन को या उस डिज़ाइन को बनाना है. ठीक है, इसको हम डिज़ाइन कहते हैं. ठीक है, ओवरऑल प्लान या स्ट्रेटजी के जिसके ज़रिए, जिसको फॉलो करते हुए वो दर्जन या वो दर्जी आपके कपड़े सिएगा या सिएगी. इसी तरह से रिसर्च डिज़ाइन के अंदर, रिसर्च डिज़ाइन से क्या मतलब है? रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है ओवरऑल प्लान या स्ट्रेटजी, वो पूरी स्ट्रेटजी, वो पूरा प्लान के जिसके ज़रिए, जिसको फॉलो करते हुए आप अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे या आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. तो इस ओवरऑल प्लान या ओवरऑल स्ट्रेटजी को हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन. जब हम रिसर्च कर रहे हों तो सबसे पहले नहीं बल्कि एक उसके अपने स्पेसिफिक जगह पे हम रिसर्च डिज़ाइन भी लिखते हैं, जिससे हमारे रीडर को, जो हमारा रिसर्च पढ़ रहा है, उसको ये पता चलता है कि हमने किस तरह से अपना रिसर्च किया है, किस डिज़ाइन में किया है. ठीक है, हमने अपने डेटा रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हैं, किस तरह से, मतलब उसको एक जनरल और ओवरऑल हमारे रिसर्च का व्यू मिलता है बाय रीडिंग आवर रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि एक क्रूशल कंपोनेंट है और इससे हमारे रिसर्च का स्ट्रक्चर बनता है. क्रूशल कंपोनेंट मतलब रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एनी रिसर्च स्टडी एज इट डिटर्मिन्स द वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स. हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और जनरलाइजेबिलिटी, तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे रिसर्च डिज़ाइन की वजह से डिटर्मिन होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. और इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. ये हमारे जो पूरा रिसर्च प्रोसेस है उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है कि हम डेटा किस तरह कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, हमारी रिसर्च का पूरा प्रोसीजर क्या होगा. तो एक पूरा हमारे लिए स्ट्रक्चर या एक फ्रेमवर्क हम इस रिसर्च डिज़ाइन के ज़रिए बनाते हैं. इसलिए इन दोनों वजूहात की बिना पर रिसर्च डिज़ाइन इज़ इम्पॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, दूसरा नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन. ये 4 डिज़ाइन आप पहले इनके नाम याद कर लें अगर आप पेपर के लिए पढ़ें. चलो याद करो, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव, 4. ठीक है, अब इनके डिस्क्रिप्शन देखो कि इनके सबके अलग अलग से क्या मीनिंग्स हैं. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से मतलब है it involves manipulating variables to establish cause and effect relationship. It includes control group and randomization. अब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन होता है जिसके अंदर आप जो ना कॉज इफेक्ट वाले रिलेशनशिप फाइंड करते हैं. अगर आपके रिसर्च का टॉपिक इस तरह का है कि वहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर एक दूसरे को कॉज कर रहा है या एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो अगर आप इस तरह के कॉज इफ़ेक्ट वाले रिलेशनशिप्स फाइंड करना चाह रहे हैं अपने रिसर्च में, तो आप अपने उस रिसर्च का डिज़ाइन क्या रखेंगे? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन रखेंगे. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्यों कहा? नाम से ही पता लगता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? कंट्रोल ग्रुप के ज़रिए. हम ना जब भी एक्सपेरिमेंट करें तो हम क्या करते हैं? 2 ग्रुप्स लेते हैं. ठीक है, एक हम कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, दूसरा हम फ्री ग्रुप उसको शायद बोलते हैं ना, उसका नाम मेरे से स्किप हो गया. दोनों ग्रुप्स को लेके हम क्या करते हैं? एक ग्रुप को वो सारी चीज़ें दे देते हैं जो हमारे वेरिएबल्स हैं, दूसरे ग्रुप को वो सारी चीज़ें नहीं देते हैं जो हमारे वेरिएबल्स हैं. फिर हम उन दोनों के इफ़ेक्ट्स को देखते हैं कि हमने जो वेरिएबल्स उसको दे दिए उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, हमने जो वेरिएबल्स नहीं दिए उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ. फिर उन ग्रुप्स को स्टडी करते हुए अपने फाइंडिंग्स या फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं. इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल
इस तरह के रिसर्च डिज़ाइन को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इट इंक्लूड्स कंट्रोल ग्रुप एंड रेंडमाइजेशन। अब रेंडमाइजेशन से मतलब है कि रैंडमली कोई काम करना। तो रिसर्च के अंदर रेंडमाइजेशन से मुराद है कि रैंडम सैम्पलिंग। जब हम सैम्पलिंग करते हैं ना, जब हम अपने पार्टिसिपेंट्स को चुनते हैं तो रैंडम सैम्पलिंग करें ताकि उसके अंदर हमारी जजमेंट या बायसनेस या हमारे अपने लाइक्स एंड डिसलाइक शामिल ना हो। तो रेंडमाइजेशन भी रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सेकंड टाइप है नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि वी ऑब्जर्व एंड एनालाइज वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेशन। हम वेरिएबल्स को ना ऑब्जर्व भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। मतलब ये कि हम उन दोनों के आपस के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को फाइंड करने के लिए कंट्रोल ग्रुप और फ्री ग्रुप नहीं रखते हैं, बल्कि वैसे ही हम ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, हम इसके अंदर जाके ऑब्जर्व करके भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एंड को रिलेशनल स्टडीज़। हम को रिलेशनल जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं उनसे हम लोग डेटा उठा के अपने रिसर्च के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है? ऑब्जर्व एंड एनालाइज वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेशन, पहली बात। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन और कोरिलेशनल स्टडी आ जाती है, दूसरी बात। ये दोनों बातें आप याद करें नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर। अच्छा, तीसरी टाइप आ जाती है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बट लेक्स रेंडमाइजेशन ड्यू टू प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स। अब क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से सिमिलर है, इसमें भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस इस बात की वजह से आ रहा है कि इट लेक्स रेंडमाइजेशन। यहाँ पर रेंडमाइजेशन नहीं हो रही है, यानी कि हमारी जो सैम्पलिंग है, हमारे पार्टिसिपेंट्स की जो सिलेक्शन है वो रैंडम नहीं है ड्यू टू द प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स। हमारे प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस इस तरह की आ जाती हैं कि हम लोग वो वाली सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते। तो मतलब ये कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सेम है, लेकिन उसके अंदर रेंडमाइजेशन का डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। Then comes the descriptive design, focused on describing phenomena and characteristics without manipulating the variables. इसमें सीधे सीधे हम क्या करते हैं कि किसी भी फिनोमेना या फिर किसी भी चीज़ के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, उसके फिनोमेनास को स्टडी करते हैं। इसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते, मतलब एक ग्रुप को वेरिएबल दे के देखना, दूसरे ग्रुप को वेरिएबल नहीं दे के देखना, वेरिएबल चेंज करके देखना, इस तरह का हम वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं जनरली या फिर सीधे सीधे फिनोमेनास को डिस्क्राइब करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ के अपने रिसर्च के अंदर। तो इस डिज़ाइन को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव से मुराद है डिस्क्राइब करना, हम सीधे सीधे डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करें, ठीक है। ये 4 टाइप्स हैं रिसर्च डिज़ाइन के। रिसर्च डिज़ाइन जब आप लिखते हैं ना अपने रिसर्च में, तो उसके अंदर कुछ की कंपोनेंट्स है कि इन कंपोनेंट्स को आपने अपने रिसर्च डिज़ाइन के अंदर ऐड करना होता है, वरना आपके रिसर्च के अंदर जो रिसर्च डिज़ाइन आप लिख रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होती है। सबसे पहले है रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस। सबसे पहले ना रिसर्च डिज़ाइन बनाने के लिए आप सबसे ऊपर लिखते हैं रिसर्च क्वेश्चन, फिर आप वहाँ पे अपना रिसर्च जो क्वेश्चन है या हाइपोथेसिस है उसको क्लियरली लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स को क्या करेंगे, लिखेंगे। आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलॉन्ग विद एनी कंट्रोल वेरिएबल दैट may influence the study's outcome। फिर उसके बाद आप वेरिएबल्स लिखेंगे। वेरिएबल्स में आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, या फिर कौन सा वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल है। इन चीज़ों को आप डिफाइन करेंगे अपने रिसर्च को देखते हुए, टॉपिक को देखते हुए। फिर आप सैम्पलिंग प्लान बनाएंगे कि आप किस तरह से पार्टिसिपेंट्स को सैम्पल करेंगे या फिर किस तरह से केसेस को सैम्पल करेंगे, किस तरह से उनकी सिलेक्शन करेंगे। कंसिडरिंग सैम्पल साइज़ एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस, इसमें आप सैम्पल साइज़ भी लिखेंगे कि इतना हमारा टोटल पॉपुलेशन इतनी थी, उसमें से हमने सैम्पल साइज़ इतना उठाया और ये सैम्पल साइज़ जो है वो उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैम्पल साइज़ से मुराद है वो पार्टिसिपेंट्स जिनको आप चूज़ कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, और पूरी पॉपुलेशन से मुराद है कि वो बाहर जिस एरिया से या जिन लोगों से आपने अपना सैंपल उठाया है वो सारी पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे डेटा कलेक्शन मेथड्स। इसमें आप लिखेंगे कि आपने कौन सा मेथड्स यूज़ करने हैं अपने रिसर्च के अंदर या कौन से मेथड यूज़ किए हैं। फिर आप ये लिखेंगे कि डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे, इंटरव्यू था, ऑब्जर्वेशंस थे, डिस्कशंस थे, फोकस ग्रुप्स थे, सर्वेज थे, क्वेश्चनर्स थे, क्या थे, इन इंस्ट्रूमेंट्स को लिखेंगे, ठीक है। फिर ये चारों की कंपोनेंट्स आपने लिख दिए। उसके बाद 5वां कंपोनेंट डेटा एनालिसिस टेक्निक होगा। स्पेसिफाई द स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड। आप अपने डेटा के एनालिसिस के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिकल करेंगे या क्वालिटेटिव करेंगे या क्वांटिटेटिव करेंगे, जो भी आप रिसर्च एनालिसिस की टेक्निक यूज़ करें वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम फ्रेम लिखेंगे कि आपको इस स्टडी करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए अलग अलग से कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली लग सकता है या लगा है, वो आप यहाँ पे टाइम लिमिटेशंस, टाइम फ्रेम्स लिखेंगे इसके अंदर। उसके बाद आप एथिकल कंसिडरेशंस को आप ज़रूर एड्रेस करेंगे। एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में भी मैंने बात की थी कि
देखें, जब भी आप कोई रिसर्च टॉपिक रख रहे हैं ना, तो आप अपना रिसर्च टॉपिक ऐसा रखें जिसके अंदर आप अपनी सोसाइटी के अंदर जब रिसर्च कर रहे हों तो आपको एथिकल इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े। आप ऐसी किसी बात पे रिसर्च ना करें कि जिस पे रिसर्च करते हुए आपकी सोसाइटी आपको अनएथिकल समझे या आपकी सोसाइटी के अंदर एथिकल इश्यूज़, एथिकल बैरियर्स आए, ठीक है, उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इस तरह का आपने रिसर्च नहीं करना है। तो आप अपने इस डिज़ाइन के अंदर उन एथिकल इश्यूज़ को भी लिखेंगे कि जिनको आपने एड्रेस किया है, कि जिनको आपने क्या किया है अपने रिसर्च के अंदर, जिनका ख्याल रखा है, ठीक है। इसमें डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी आ सकती है कि अच्छा, मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि मैंने पार्टिसिपेंट से जो डेटा उठाया था वहाँ में से जो पार्टिसिपेंट की इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने कॉन्फिडेंशियल रखा है, ठीक है, उसको मैंने किसी और को दिखाया वगैरह नहीं है, उसको मैंने सिर्फ अपनी हद तक रखा है, या फिर उसको मैंने किसी और वे में किसी और जगह पे मैंने यूज़ नहीं किया है या गलत उसका यूज़ नहीं किया है। ये सारी एथिकल कंसिडरेशंस आप लिखेंगे। उसके बाद आप जो है ना, आप रिसर्च डिज़ाइन लिख रहे हैं तो आप एक राइट रिसर्च डिज़ाइन कैसे चूज़ करें। की कंपोनेंट्स यहाँ तक थे, ठीक है, एथिकल कंसिडरेशन आखिरी की कंपोनेंट था। उसके बाद अगला टॉपिक है कि रिसर्च डिज़ाइन को, एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन को आप कैसे चूज़ करें। तो ऐसे चूज़ करें कि सबसे पहले आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को कंसीडर करें कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए रिसर्च डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन को मद्देनज़र रखना है, फिर आपने फिजिबिलिटी देखनी है कि assess the feasibility of each research design option considering variable sources, time and practical constraints। फिजिबिलिटी देखेंगे आप कितने टाइम में कर सकते हैं, कितने रिसोर्सेज में आप कर सकते हैं, कितने आपके पास वो जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसे वाले रिसोर्सेज हों या चाहे वो डेटा कलेक्शन के रिसोर्सेज हों या फिर चाहे वो लोगों से इंटरव्यूज़ लेने के रिसोर्सेज हों, तो आपके कितने रिसोर्सेज की लिमिटेशन क्या है और उन लिमिटेशन के अंदर ही आप अपने रिसर्च कर सकें। तो आपने फिजिबिलिटी को देखना है। उसके बाद बायसनेस को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, मिनिमाइज़ करना है। बायसनेस मतलब पर्सनल इंटरेस्ट का अपने रिसर्च के अंदर शामिल होना या फिर डुअल मीनिंग्स वगैरह का होना। तो आप अपने बायसनेस या एम्बिग्विटीज़ को अपने रिसर्च के अंदर शामिल ना करें। इस तरह से आप अपने एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं कि क्वेश्चन को सामने रखें, फिजिबिलिटी को सामने रखें और बायसनेस को कम करें, ठीक है। ये तीनों हो गए कि आपने किस तरह से एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करना है। अब बात करते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन जो है उनकी लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ्स क्या हैं। चार हमने डिज़ाइंस की टाइप्स के बारे में बात की थी, तो इन चारों की ही लिमिटेशंस के बारे में हम अभी बात करेंगे कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल्स हैं। स्ट्रेंथ इन स्टेबलिंग कैजुअलिटी। इसका स्ट्रेंथ ये है कि इससे कैजुअलिटी डेवलप होती है, ठीक है। रैंडम सिंपल सैम्पलिंग है, एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, ग्रुप्स भी हैं, हम वेरिएबल्स देख रहे हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कैजुअलिटी अच्छी आ रही है, ठीक है, हमारी रिसर्च अच्छी तरह से कंडक्ट हो सकता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि मे नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड कंडीशंस, क्योंकि इसमें हम कंडीशन खुद दे रहे हैं। हमने एक ग्रुप चूज़ किया, फिर उसको ग्रुप को हमने खुद वेरिएबल्स चेंज किए, वेरिएबल्स दे दिए, हमने खुद उसको क्या किया, कंडीशंस दिए। तो लाजमी नहीं है कि जो हमने कंडीशंस दिए हैं वो रियल वर्ल्ड से मैच करे। तो ये उसकी लिमिटेशन है कि रियल वर्ल्ड के जो कंडीशंस हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंस आ सकती है। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की स्ट्रेंथ ये है कि ये कोरिलेशंस को एक्सप्लोर करने में हेल्पफुल है, और इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें कैजुअलिटी इतनी नहीं मिलती है हमें, ठीक है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल का इसकी स्ट्रेंथ ये है कि सम कंट्रोल वाइल एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स, सम कंट्रोल वाइल एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स। जब हम रियल वर्ल्ड के कंस्ट्रेंट्स या प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे काइंड ऑफ कंट्रोल हमें मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे वो रैंडमाइजेशन नहीं की होती है, ठीक है, जैसे हमने पहले बात की है। लेकिन यहाँ पे बट रैंडमाइजेशन इज़ एब्सेंट। लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर रैंडमाइजेशन एब्सेंट है, और स्ट्रेंथ ये है कि ये रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस कर सकता है, मतलब रियल वर्ल्ड सिचुएशन से ये मैच कर सकता है, लेकिन इसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं है। स्ट्रेंथ और वीकनेस। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन की स्ट्रेंथ ये है कि इट प्रोवाइड्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमिना, ठीक है। जो फिनोमिना है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी कोई काम हो रहा है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। और बट डज नॉट एक्सप्लेन कैजुअल, लेकिन कैजुअल रिलेशनशिप्स, ठीक है, यानी कि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो एक दूसरे पर उसका क्या इफेक्ट है, उनके दरमियान क्या रिलेशन है, ये चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो ये हो गया इसका ऑन वन हैंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ एंड ऑन द अदर हैंड वीकनेस या फिर लिमिटेशन। तो ये चारों रिसर्च डिज़ाइन के सबके एक एक स्ट्रेंथ और एक एक लिमिटेशन हमने इस बारे में बात की, ठीक है। हमने ये भी बात की कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है, टाइप्स क्या हैं, कैसे लिखते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, लेकिन जब तक आप एक सैम्पल को ना देखें आपको सही तरह से समझ नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले सैम्पल में मैंने पहले कहा था ना कि सबसे पहले आपने रिसर्च क्वेश्चन को डालना है। सबसे पहले क्वेश्चन डालें कि डज फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस इन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स। फिर आप इसके नीचे रिसर्च डिज़ाइन की हेडिंग लगाएं, फिर आप इसके अंदर रिसर्च डिज़ाइन लिखें। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स 100 एलिमेंट्री स्कूल
स्टूडेंट्स इन ग्रेड 3 to 5, ये आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। रेंडमाइजेशन आपने किस तरह से की है, पार्टिसिपेंट्स विल बी रैंडमली असाइन टू ईदर एन इंटरवेंशन ग्रुप और अ कंट्रोल ग्रुप। हाँ, जो मैं कंट्रोल ग्रुप के बाद दूसरा जो ग्रुप कह रही थी वो है इंटरवेंशन ग्रुप। तो आप क्या करेंगे फिर रेंडमाइजेशन में करेंगे कि स्टूडेंट को रैंडमली हमने इन 2 ग्रुप्स के अंदर ऐड किया था, कुछ स्टूडेंट्स को रैंडमली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ऐड किया था, कुछ स्टूडेंट्स को रैंडमली इंटरवेंशन ग्रुप में ऐड किया था। फिर आप इंटरवेंशन लिखेंगे कि इंटरवेंशन ग्रुप के अंदर क्या था। इंटरवेंशन ग्रुप विल पार्टिसिपेट इन अ फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम फॉर 30 minutes per day 5 days per week for 12 weeks. The program will consist of games, sports and other activities designed to promote physical fitness and enjoyment of exercise. तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि फ़िजिकल एक्टिविटीज़ का एकेडमिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने इसके लिए एक इंटरवेंशन ग्रुप रखा है, एक स्टूडेंट का ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप को हम क्या करते हैं, दिन में इतने टाइम, वीक में इतने टाइम, मंथ में इतने टाइम हम उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं, गेम्स एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं, ताकि हम उनके एकेडमिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसको देखें। तो उस ग्रुप को जिसको आप वेरिएबल्स दे रहे हैं उसको कहते हैं इंटरवेंशन ग्रुप। ठीक है, आप इंटरवेंशन ग्रुप की बात करेंगे। फिर आप कंट्रोल ग्रुप की बात करेंगे कि कंट्रोल ग्रुप जो है उसको हम लोग स्पेसिफिकली एक्सरसाइज वगैरह नहीं करा रहे हैं, बल्कि वो रेगुलरली अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं। फिर आप मेयर्स देखेंगे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस विल बी मेयर्ड। आपने ये जो फिजिकल एक्सरसाइज और गेमिंग्स में उसकी पार्टिसिपेशन कराई ना, वो क्यों कराई है, ताकि आप उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को देख सकें। तो यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैसे मेयर करेंगे, मैथ में उसने कितने नंबर लिए हैं इस तरह से मेयर करेंगे, रीडिंग उसकी कितनी इंप्रूव हुई है इस तरह से मेयर करेंगे, क्लासरूम बिहेवियर कैसे इंप्रूव हुआ है इस तरह से मेयर करेंगे, और उनके वर्क हैबिट्स, क्लास वर्क, होमवर्क वगैरह, ये जो सारे हैबिट्स हैं इनको देखते हुए आप क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को मेयर करेंगे। फिर डेटा एनालिसिस में लिखेंगे कि डेटा एनालिसिस को एक मिक्स्ड डिज़ाइन एनोवा के ज़रिए आपने इसकी एनालिसिस की है। एनोवा एक रिसर्च के अंदर डिज़ाइन होता है। एनालिसिस का एक टेक्निक है विद ग्रुप इंटरवेंशन वर्सेस स्कूल इंटरवेंशन वर्सेस कंट्रोल। इंटरवेंशन में ये हुआ, कंट्रोल में ये हुआ, आप उन दोनों को कंपेयर कराएंगे, उनमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनके बेस पे आप अपने फाइंडिंग्स बनाएंगे। ठीक है, प्री टेस्ट वर्सेस पोस्ट टेस्ट। इंटरवेंशन ग्रुप को एक्सरसाइज कराने से पहले एक दफ़ा टेस्ट करेंगे कि तब उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, एक्सरसाइज वगैरह कराने के बाद टेस्ट करेंगे कि बाद में उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो पहले वाली परफॉर्मेंस बाद वाली का परफॉर्मेंस को जब आप कंपेयर कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्सरसाइज का उनके एकेडमिक्स पे क्या इफेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आखिर में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे कि दिस रिसर्च डिज़ाइन इज़ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये कौन सा डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। तो आपने मेंशन करना है कि कौन सा डिज़ाइन है जिसका एम ये है कि ये रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहा है फिजिकल एक्टिविटी और एकेडमिक परफॉर्मेंस का। इसके अंदर जो है ना बाय रैंडमली आपने पार्टिसिपेंट्स को असाइन किया है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उनकी एडिशन हो गई है, कंट्रोल ग्रुप या इंटरवेंशन ग्रुप। दे स्टडी एम्स एस्टेब्लिश अ कॉज एंड, इस स्टडी का एम ये है कि ये एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करना चाहती है फिजिकल एक्टिविटी और एकेडमिक परफॉर्मेंस के दरमियान। तो ये एक सैम्पल डिज़ाइन है। तो अपने रिसर्च में भी सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन लिखे, फिर डिज़ाइन लिखे, डिज़ाइन के अंदर पार्टिसिपेंट्स, रैंडमाइजेशन, इंटरवेंशन, कंट्रोल, मेयर्स, डेटा एनालिसिस और आखिर में एक पैराग्राफ लिखेंगे तो आपका रिसर्च डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह से आप अपना रिसर्च डिज़ाइन सही तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिसर्च डिज़ाइन। आप जो है ना पेपर के लिए इसकी डेफिनेशन याद करें, इस ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आप जनरल्स अपने जहन में बिठा लें। 4 टाइप्स को याद करें कि कौन से टाइप्स हैं, इनको अच्छी तरह से समझें। ठीक है, की कंपोनेंट्स भी आप अच्छी तरह से समझें। उसके बाद ये तो खैर लिखने पेपर पर्सपेक्टिव से इतना नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आप इसको अपने जहन में बिठा लें। स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद ये तो सैम्पल है, तो अगर आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए देख रहे हैं तो सैम्पल अगर आपको लिखने को देते हैं तो सही, नहीं अगर आपसे टाइप्स या डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है तो आप उस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं भी आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।